नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित पीआरटी में जीएस पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण अविचलित गुजर जाएगी। बी है किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। सी है किरण अभिलंब से दूर हटेगी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण जल से ऑलिव ऑयल में आएगी मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ऑप्शन बी सही है कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है। इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए है पानी में अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल है। बी है पानी में अंतरा अणुक आकर्षण बल कमजोर है। सी है पदार्थ के कण लगातार गति में है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि पानी में अंतरा अणुक आकर्षण बल कमजोर है। क्या होता है कि जब गोताखोर स्विमिंग पूल को पार करता है तो जब तैरता है तो तैरते समय वो जल को हटाता है तो उसका आकर्षण बल कमजोर हो जाने के कारण जो है आसानी से हट जाता है। इसीलिए गोताखोर स्विमिंग पूल को आसानी से पार कर जाता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है कि पानी में अंतरा अणुक आकर्षण बल कमजोर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। ये ऑप्शन है पंखों के नीचे और ऊपर का दाब समान रहता है। बी कहता है पंख के ऊपर का दाब पंख के नीचे के दाब से अधिक होता है। सी कहता है कि पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। तो जब विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो जो पंख के नीचे का दाब होता है वो पंखे के ऊपर के दाब से अधिक होता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो आवेशित निकायों को 10 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न है। मान लिया जाए एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये वाला है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेमी है। अब ये दोनों पिंड स्थिर हैं। जब स्थिर होगा तो इसमें स्थिर विद्युत बल होगा, ये तो निश्चित है। और दो पिंडों के बीच कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। तो इसमें स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बल ये दोनों बल होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। इसमें है गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो अमिश्रण तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके स्पेस में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन ये है कि घनत्व के अंतर के आधार पर। बी है आयतनों के आधार पर। सी है अपवर्तक सूचकांकों के आधार पर। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे जो जल होता है, जल में जब हम तेल डाल देते हैं तो तेल ऊपर होता है और जल ऊपर होता है। एक दूसरे में तेल और जल कभी नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व अधिक होता है और तेल का घनत्व कम होता है। इसलिए तेल जल के ऊपर तैरता रहता है, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो किस में अंतर होता है, उसके घनत्व में अंतर होता है। घनत्व के कारण ही जो तेल और जल होता है ये दोनों नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है, घनत्व। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व
करता है, यानी कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? गुणवत्ता पर निर्भर करता है। बी है तरंग संख्या पर निर्भर करता है। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। जो ध्वनि का तारतम्य और तीक्ष्णता है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य और तीक्ष्णता आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो ध्वनि की तीव्रता यानी कि ध्वनि का तारतम्य और तीक्ष्णता बढ़ेगा और जो आवाज़ होगा वो महीन होगा। अगर जो आवृत्ति घटेगी, जब आवृत्ति घटेगी तो ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता घटेगा और आवाज़ मोटी होगी। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तारतम्य आवृत्ति पर। दूसरा चीज होता है आयाम। जो आयाम होता है तो आयाम किस पर डिपेंड होता है? आयाम डिपेंड होता है तीव्रता या प्रबलता पर। तो इसमें तीव्रता और प्रबलता नहीं पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आवृत्ति है ही नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? आवृत्ति सही होगा, और आवृत्ति ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक को क्या कार्य होता है, यानी कि मंदक जो होता है उसका क्या कार्य होता है? ये ऑप्शन कहता है कि यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है, या विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करता है। सी कहता है कि ईंधन के रूप में उपयुक्त नाभिक की संख्या बढ़ाने के लिए होता है। डी कहता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मंदक होता है ये नाभिकीय संयंत्र में द्वितीय न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा की आवृत्ति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है, यानी कि जो घूमता है सूर्य के चारों ओर धूमकेतु, तो किस मार्ग में घूमता है? ये उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार में घूमता है, या अर्धवृत्ताकार में घूमता है, या परवलयिक में घूमता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह और उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड होते हैं, ये दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ये सही होगा कि उच्च रूप से दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अयस्क और धातु का युग्म गलत है? मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, ये बात सही है। लोहा के 4 अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट, सिडेराइट, ये 4 लौह अयस्क होते हैं। सिनेबार तांबा का अयस्क नहीं है, सिनेबार पारा का अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क है। तो इस प्रकार 2 सुमेलित नहीं है, एक तो सी और बी ये दोनों गलत हैं और गलत पूछ रहा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सम आयनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। ये ऑप्शन कह रहा है अवशोषित ऊष्मा तथा किए गए कार्य के योग के बराबर ऊर्जा में वृद्धि होती है, या अवशोषित ऊष्मा के बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। सी है उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सम आयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है वो अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। ये है ऑक्सीजन को अपशिष्ट उत्पाद माना जाता है। ये बात तो सही है कि जो ऑक्सीजन होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन जल के द्वारा निकलता है या उत्पादित होता है,
तो वो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है। बी कह रहा है कि फोटो से तात्पर्य प्रकाश तथा सिंथेसिस से तात्पर्य संश्लेषण से होता है, ये भी बात सही है। और सी कहता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नहीं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये गलत है और गलत पूछ रहा है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पसीना कब आता है? ये है तापमान अधिक हो तथा हवा शुष्क हो। बी कह रहा है तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो। सी कह रहा है तापमान कम हो तथा हवा शुष्क हो। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र होती है तब पसीना अधिक आता है। जैसे बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में क्या होता है कि तापमान अधिक होता है और जो वायु होती है वायु में आर्द्रता अधिक होती है, इसीलिए जो पसीना निकलता है वो सूखता नहीं है, क्योंकि जो वायु है वो पहले से आर्द्र है, उसमें पर्याप्त जल पहले से है, इसलिए पसीना नहीं सूखता है। तो बरसात के दिनों में शरीर में चिपचिपाहट होती है। तो यही कारण है कि तापमान अधिक हो तथा जो हवा है हवा आर्द्र हो तो पसीना सर्वाधिक आता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। और अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है आर्किया जीवाणु, बी है एक्स्ट्रामोफाइल, सी है यूकेरियोट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आर्किया जीवाणु है इनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें? ऑप्शन ये सही है, आर्किया जीवाणु। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा टीका है जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है? यानी कि क्षय रोग मतलब टीबी में कौन सा टीका है जो टीबी के लिए या क्षय रोग के लिए लगाया जाता है? साल्क तो पोलियो वाला टीका है। MMR, सी है BCG। जो BCG का टीका होता है, BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट गुरीन। जो बैसिलस कालमेट गुरीन होता है ये क्षय रोग का टीका है या टीबी का टीका है। तो ऑप्शन सी सही है, BCG। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वाग्राही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है। बी कह रहा है कि एंटीजन की कमी होती है। सी कह रहा है कि एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों अनुपस्थित होती है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो AB रक्त वाले समूह वाले जो है व्यक्ति होते हैं, जो AB ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है और एंटीजन उपस्थित होता है, इसीलिए ये सर्वाग्राही होते हैं। तो ऑप्शन ये सही है कि उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चार जनक कोशिकाएं यानी कि मदर सेल्स एक बार में विभाजित होती हैं तो कितनी संतति कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल्स उत्पन्न होती हैं? देखो, एक जनक कोशिका के द्वारा 2 डॉटर सेल्स उत्पन्न होती है, तो 4 जनक कोशिकाएं हैं तो डॉटर सेल्स कितनी होंगी? दूना होंगी, यानी कि 8 डॉटर सेल्स उत्पन्न होंगी। तो ऑप्शन ये सही है 8, ऑप्शन ये सही है 8। अगला प्रश्न है कि डीऑक्सी जनित रुधिर परिवहन ना करने वाली शिरा है। डीऑक्सी जनित रुधिर मतलब जो वो रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे डीऑक्सी जनित रुधिर कहते हैं। ऊर्ध्व महाशिरा, बी है यकृत निवाहिका शिरा, सी है फुफ्फुस शिरा जिसे पल्मोनरी शिरा कहते हैं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो फुफ्फुस शिरा है यानी कि फुफ्फुस शिरा है, तो फुफ्फुस शिरा में यानी कि पल्मोनरी शिरा में
शुद्ध रुधिर होता है, यानी कि डीऑक्सी जनित रुधिर नहीं होता है। इसमें वो रुधिर होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा सिरा है जिसमें ऑक्सीजन होता है, यानी कि डीऑक्सी जनित, यानी कि वो रुधिर जो ऑक्सीजन नहीं है वो नहीं रहता है। इसके मतलब वो हुआ वो रुधिर जिसमें ऑक्सीजन है वो रहता है। तो फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन वाला रुधिर रहता है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लेरेनकाइमा कोशिका भित्ति स्पेस के कारण मोटी होती है। जो क्लेरेनकाइमा कोशिका भित्ति है वो किसके कारण मोटी होती है? लिग्रिन के कारण या क्यूटिन के कारण, तीसरा है सेलुलोज के कारण, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति होती है ये लिग्रिन के कारण मोटी होती है। ऑप्शन ये सही है कि लिग्रिन के कारण मोटी होती है। अगला प्रश्न है कि ल्यूकेरिन है एक, ल्यूकेरिन क्या है? ल्यूकेरिन एक पत्ता फसल है, ये है कि तना फसल है, सी है जड़ फसल है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ल्यूकेरिन है यह एक पत्ता फसल है। ल्यूकेरिन एक पत्ता फसल है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना देश है। इस अर्जेंटीना में अल्फा अल्फा घास का मैदान पाया जाता है। जो अल्फा अल्फा घास का मैदान है ये ल्यूकेरिन है। अल्फा अल्फा घास के मैदान में प्रोटीन सर्वाधिक होता है और ये पशुओं का चारा है। और जो ये अल्फा अल्फा घास होता है इसे घास की रानी कहते हैं। तो इस प्रकार ये कौन सी फसल है? पत्ते वाली फसल है। ऑप्शन बी सही है, अल्फा अल्फा घास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? घास मेढक, यानी घास को मेढक खाता है, फिर मेढक को कीट खाता है। भाई मेढक कीट तो खाएगा नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि घास को कीट खाता है और कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सांप को गरुड़ खाता है। ये बात सही है, क्योंकि जो घास है उसे कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा और सांप को गरुड़ खाएगा। सी देख लेते हैं। घास को सांप खाता है, घास को सांप खाएगा नहीं, ये पहले ही गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। सही पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला सदैव के साथ आरंभ होती है। नाइट्रोजन निर्क्षारण के साथ आरंभ होती है या प्रकाश संश्लेषण के साथ आरंभ होती है, क्षय के साथ आरंभ होती है या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। खाद्य श्रृंखला सदैव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ आरंभ होती है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में? तारकाय में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है पैरोक्सिसोम में, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है? सौर ऊर्जा को एटीपी में हरित लवक या क्लोरोफिल बदलता है। तो हरित लवक या क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन गलत बताना है। ये कह रहा है कि कार्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्रिन कहा जाता है। भाई लिग्रिन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। लिग्रिन के द्वारा कोशिका भित्ति मोटी होती है और जो कार्क की कोशिका में रसायन होता है उससे सुबेरिन रसायन कहते हैं, सुबेरिन रसायन होता है। दूसरा कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों से बने होते हैं। ये बात सही है कि जाइलम और फ्लोएम जटिल संयोजी ऊतक होते हैं। सी है श्लेषोतक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। ये भी सही है। गलत पूछ रहा है तो गलत ऑप्शन ये है, कार्क की कोशिकाओं में कौन सा रसायन होता है? सुबेरिन रसायन होता है, लिग्रिन रसायन नहीं होता है।
तो इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है। परासरण। परासरण क्या होता है? परासरण में जो उच्च सांद्रता वाला विलयन होता है उसके अंदर जो तनु सांद्रता वाला विलयन उसके अंदर आता है। जैसे परासरण। परासरण किसमें होती है? जो किशमिश होता है तो किशमिश परासरण क्रिया के द्वारा फूल जाती है। और विसरण। विसरण नहीं है। ऑप्शन बी है कि होमियोस्टेसिस, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें परासरण होगा। परासरण में क्या होता है कि जो क्रिया होती है जो अधिक सांद्रता की तरफ कम सांद्रता वाला विलयन आता है, इसी के कारण जो है किशमिश फूल जाती है। तो ऑप्शन ये सही है, परासरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइकेन प्रदर्शित करता है। लाइकेन क्या प्रदर्शित करता है? लाइकेन क्या प्रदर्शित करता है? कह रहा है कि शैवाल तथा कवक प्रदर्शित करता है। शैवाल तथा कवक प्रदर्शित करता है, या शैवाल तथा कवक में परजीविता, या माइकोराइजा। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लाइकेन होता है ये शैवाल तथा कवक में सहजीवता होता है, यानी कि लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी है। अब शैवाल क्या करता है? शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। और जो कवक है, कवक शैवाल को रहने के लिए आवास यानी कि घर देता है और सुरक्षा करता है। तो शैवाल कवक को खाना देता है और कवक शैवाल को घर देता है। तो इसमें दोनों को लाभ होता है, और जो दोनों को लाभ होता है उसे सहजीविता कहते हैं। और इनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो इसलिए जो लाइकेन है ये शैवाल और कवक का सहजीवी है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो अष्टांग हृदय के रचनाकार वाणभट्ट हैं, सी है चरक हैं, बी है वाग्भट्ट हैं, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे? यानी कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पहला है कि अजयराज ने हराया था, दूसरा है अर्णोराज ने हराया था, तीसरा है पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद गौरी को 1191 वाले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत के सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशेवर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? ऑप्शन ए है कि रॉबर्ट मोंटगोमरी, बी है जॉन लॉरेंस, सी है चार्ल्स मेटकाफ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो वाली बात है इसमें ऑप्शन ये सही है, रॉबर्ट मोंटगोमरी। इसी ने सूचित किया था अंग्रेज अधिकारियों को कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, काहे? ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करने के लिए। किसने कहा था? मोंटगोमरी ने। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की बड़ी उपाधि धारण की थी? अशोक ने की थी। भाई अशोक तो मौर्य वंश का शासक था, इससे कोई मतलब नहीं है। बी है चंद्रगुप्त प्रथम ने, और सी है समुद्रगुप्त ने। अब इसी दो में हमें जानना है।
तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसी ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस में स्थित है, यानी कि किस देश में स्थित है। यह अफगानिस्तान में स्थित है, बी है भारत में स्थित है, सी है पाकिस्तान में स्थित है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हैदराबाद शहर भारत में स्थित है। 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। और जो है पाकिस्तान में भी हैदराबाद स्थित है। पाकिस्तान में जो हैदराबाद है उसे इत्र का शहर कहते हैं। पाकिस्तान के हैदराबाद को इत्र का शहर कहते हैं। तो भारत में भी स्थित है और पाकिस्तान, दोनों जगह हैदराबाद स्थित है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में हुई थी, या कुशीनगर में, या लुम्बिनी में, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम, ये पहले से हो गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है। यह है भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर। बी कह रहा है कि हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। सी कह रहा है कि टिहरी बांध उत्तराखंड, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। ये दो नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर? दो नदियों के संगम पर, भीलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये तीनों परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये तीनों परियोजनाएं स्थित हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ऑप्शन ये सही है। जो कनाडा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये राजनीतिक दृष्टि से यूरोप महाद्वीप में है और भौगोलिक दृष्टि से जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।